नमस्कार। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी काव्य साहित्य के विकास का चौथा काल आधुनिक काल के बारे में बताया जाएगा। तो आधुनिक साहित्य जिस काल में लिखा गया उसे आधुनिक काल कहते हैं। इस काल के अन्य नाम कुछ विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं। से है वर्तमान काल, मिश्र बंधुओं ने पुरानी परंपरा के व्यूह से निकलकर वर्तमान समय में की गई रचना को, उस काल को वर्तमान काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं में आते हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। दूसरा काल नाम दिया है गद्य काल। मिश्र बंधु और गद्य काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। इस काल में सबसे अधिक गद्य लेखन की प्रवृत्ति रही है। गद्य का विकास हुआ है। वैसे तो इसमें गद्य और पद्य दोनों का ही समावेश है, दोनों ही विधाओं में रचना हुई है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम गद्य काल नाम दिया है। अगला नाम है नवीन काल। नवीन काल। नवीन काल नाम देने वाले हैं गुलाब राय। गुलाब राय कहते हैं कि इस समय जो साहित्य लिखा गया है प्राचीन की अपेक्षा अत्यधिक नवीन है, इसलिए इस काल का नाम नवीन काल होना चाहिए। तो उनके अनुसार गुलाब राय नवीन काल नाम है, गुलाब राय। तो ये इस काल के अन्य नाम हैं। अब आता है इसका समय। अधिकतर विद्वानों के अनुसार इसका समय 1843 ईस्वी से अब तक माना है। 1843 ईस्वी से अब तक घोषित किया है। कुछ विद्वानों के अनुसार 1868 से माना जाता है। ये अलग अलग मत हैं विद्वानों के, लेकिन सर्वमान्य मत इसी समय के पक्ष में है। अब अतः इस काल को विभिन्न प्रवृत्तियों, अनेक विधाओं, अनेक प्रवृत्तियों के कारण इसके भी अनेक भेद हुए। जैसे आधुनिक काल के जो भेद हैं, आधुनिक काल, पहला समय है इसका भारतेंदु युग। इसका दूसरा चरण है द्विवेदी युग। इसका काव्य का तीसरा चरण है छायावादी युग। इसके बाद चौथा चरण है प्रयोगवादी युग। और तुम है नई कविता का युग। आधुनिक काल के साहित्य को भी, काव्य को भी निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और इनका समय भी देखिए,
भारतेंदु युग का समय माना गया है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी है। द्विविध युग का समय है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी। इसको कुछ के अनुसार 1918 तक माना जाता है, कुछ विद्वानों के अनुसार 1919 माना जाता है, कुछ के अनुसार 1920 माना जाता है। अन्य विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इसके बाद है छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी तक। प्रयोगवादी युग का समय है 1900, ये बचा है प्रगतिवादी और बचा ये प्रयोगवादी, यहां आता है नहीं करता। प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1943 ईस्वी तक और प्रयोगवाद का समय है 1943 से 1953 ईस्वी तक। इसी प्रकार नई कविता का समय है 1953 से अब तक। ये आधुनिक काव्य के भेद का समय वितरण हुआ। अब वो क्रम से लेते हैं। पहले भारतेंदु युग को लिए। भारतेंदु युग भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह ने पुनर्जागरण काल नाम दिया है। इसको नवजागरण काल भी नाम कहते हैं और रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रथम उत्थान काल नाम दिया है। इसके भी अन्य नाम हैं। इसका नाम भारतेंदु युग क्यों पड़ा? इस समय में क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था और 1885 में मृत्यु हुई थी, तो इस 35 वर्ष की अवधि में इनका लेखन कार्य माना जाता है। 1868 से सबसे अधिक भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान रहा है। इन्होंने पुरानी परंपराओं को अपनाते हुए भी नवीन परंपरा से इसको जोड़ दिया। तो हिंदी साहित्य के संवर्धन में, विकास में सबसे अधिक योगदान भारतेंदु हरिश्चंद्र का रहा था। इसलिए इस काल का नाम भारतेंदु युग हुआ। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह काल पुरानी परंपरा का, पुराने समय का नए समय से, नए साहित्य से दोनों का मेल है और ऐसा मेल जिसमें कहीं भी जोड़ दिखाई नहीं देता है। इन्होंने उस समय विदेशी दास्ता में फंसे हुए भारतीयों को जागृत करने के लिए जो साहित्य रचा वे राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था। इसमें राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया था, भारतीयों की जन जागृति पर बल दिया गया था, समाज सुधार पर बल दिया गया था। ये भारतेंदु युग की विशेषता रही थी। इस काल में भारतेंदु जी के सहयोग से अनेक लेखक और कवि तैयार हुए। उनके मंडल में आते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र आदि। ये इस काल के प्रमुख कवि रहे हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा आदि है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना मन की लहर इत्यादि रही थी। ऐसे ही बद्रीनारायण चौधरी की जीवनी जनपद इत्यादि इनकी रचना थी। ठाकुर जगमोहन सिंह की श्यामलता, श्यामा सरोजनी, संपत्ति लता इत्यादि रचना रही थी। इस काल में मुख्य विशेषता रही थी कि गद्य की भाषा तो खड़ी बोली रही थी और पद्य की भाषा ब्रज भाषा थी। दोनों भाषाओं का प्रचलन था। इसके बाद आता है अगला चरण हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का द्विवेदी युग। द्विवेदी युग इसका समय 1900 से 1920, कुछ के अनुसार 1918, कुछ के अनुसार 1919 माना जाता है। अब द्विवेदी युग का नामकरण द्विवेदी युग क्यों पड़ा? क्योंकि इस काल में या इस समय में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य के संवर्धन और विकास में सबसे बड़ा योगदान रहा था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो भारतेंदु युग है उत्कर्ष काल कहेंगे और द्विवेदी युग में वो पल्लवित हुआ, विकसित हुआ। क्योंकि भारतेंदु युग में जो हिंदी भाषा में कुछ त्रुटियां थीं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन ग्रहण करने के बाद हिंदी साहित्य में सुधार किया, परिनिष्ठित किया, परिमार्जित किया। इसलिए इस काल को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। भाषा को एक साझा समा करके शुद्ध करके नया रूप दिया, लेखकों कवियों की त्रुटियों को दूर किया, व्याकरण की अशुद्धियों को दूर किया। इनके सहयोग से, इनसे प्रेरणा लेकर के अन्य कवियों ने भी काव्य रचनाएं खड़ी बोली में की और इस युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई। जो कि भारतेंदु युग में काव्य की भाषा ब्रजभाषा थी, द्विवेदी युग में काव्य की भाषा भी ब्रजभाषा ही थी। एक कवि रह गए थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनको ब्रजभाषा का अंतिम कवि कहा जाता है। इन्होंने द्विवेदी युग में ब्रजभाषा में रचना की और बाकी सभी ने खड़ी बोली में ही काव्य रचना की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य मंजूषा, कविता कलाप, अबला विलाप आदि हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा आदि काव्य रचना रही। रामनरेश त्रिपाठी की रचना मिलन, पथिक, स्वप्न आदि खंड काव्य रचना थी इनकी। सियाराम शरण गुप्त जो कि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, मौर्य विजय, दुर्वादल, अनाथ आदि रचनाएं रही थी। इस युग में श्रीधर पाठक और आदि कवि रहे। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कहलाता है। और भी हैं चोखे चौबदे, वैदेही वनवास, चुभते चौबदे, ये सभी खड़ी बोली में रहे। इन्होंने भी पहले रसकलश ब्रजभाषा में लिखा हरिऔध जी ने, बाद में खड़ी बोली में इसको अनुवादित कर दिया। ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इसके बाद आता है छायावादी युग। छायावादी युग इस काव्य में अपनी भावानुभूतियों का
व्यक्तिगत अनुभूतियों के सूक्ष्म चित्रण का काव्य रूप में जिसका प्रयोग किया गया उसको विद्वानों ने छायावाद नाम दिया गया। इसको स्वच्छंद काव्यधारा भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार पुरानी परंपराओं से मुक्त होकर काव्य रचना करने के लिए तत्पर था, स्वच्छंद रूप से काव्य रचना कर रहा था। इसमें मुक्तक छंद में काव्य रचना होने लगी थी और आजादी का आंदोलन भी तीव्र गति पर था, तो आंदोलन की घटनाओं को भी भारतीय नव युवकों को प्रेरित करने के लिए भी कवियों ने एक छाया के रूप में काव्य रचना की और उनको प्रेरित किया। इस काव्य को रहस्यवादी काव्य भी कहते हैं और इसके काल के प्रमुख कवि जो रहे हैं, जिनको छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है, वे चार हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना है लोकायतन, बीड़ा, युगवाणी आदि। दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी आंसू, लहर, झरना, कामायनी आदि रचना रही हैं। तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये चार स्तंभों में से एक मुख्य कवि हैं। इनको विद्रोह का कवि कहा जाता है, क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। इनकी रचना अनामिका, पंचवटी, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि का रचना रही है। और छायावाद के चौथे आधार स्तंभ के रूप में रही महादेवी वर्मा। ये वेदना और करुणा की मूर्ति कही जाती हैं। इनकी रचनाओं में यामा, निहार, रश्मि, नीरजा आदि रचना रही हैं। ये छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं। इसके बाद अगला काव्य चरण का युग आता है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग, इस युग में जैसे यूरोप में औद्योगिकरण तीव्र गति से चलने लगा था, तो भारत में भी औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया था। इसके लिए भी जमीन तैयार थी और औद्योगिकरण होने से मजदूरों के, किसानों के संगठन बन गए थे। तो मजदूरों, किसानों ने जो पूंजीवाद का विरोध किया था, शोषकों का विरोध किया था, से क्रांति की लहर जगी। ये प्रभाव रूस में प्रगतिवादी आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन हुए थे, उससे प्रेरित होकर भारत में भी यही हुआ। इंग्लैंड में, फ्रांस में भी आंदोलन प्रारंभ हुए। तो उसके आधार पर भारत में एक प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1936 में। लखनऊ में हुआ प्रथम अधिवेशन और जिसकी अध्यक्षता की थी प्रेमचंद ने। प्रगतिवादी काव्य मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रेरित रहा था। इसमें मार्क्सवाद का प्रभाव है और प्रगतिवाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, त्रिलोचन आदि। ये प्रगतिवाद के मुख्य कवि माने जाते हैं। प्रगतिवाद के बाद
अगला काव्य का चरण है प्रयोगवाद। प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग में प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था और ये प्रगतिवाद की घोर अहमवादी प्रवृत्ति के स्वरूप हुआ था। इसमें प्रयोग के प्रति आकर्षण और नवीन मतलब योजनाओं के लिए, नवीन खोज के लिए प्रेरित करना, आगे बढ़ना, इस पर बल दिया गया था, अर्थात प्रयोग करने पर बल दिया गया था। इसलिए इस काल का नाम प्रयोगवादी काव्य रखा गया। और इसके लिए सबसे श्रेष्ठ और महान कवि माने जाते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ। इन्होंने अपने समय के 6 और कवियों को संकलित कर एक तार सप्तक का प्रकाशन किया 1943 ईस्वी में। तार सप्तक के कवि रहे थे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा आदि रहे थे। कुछ कवियों ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। प्रयोगवाद का समय 1943 से 53 तक माना गया। उसके बाद आता है नई कविता का युग। नई कविता ये नई कविता ऐतिहासिक रूप से तो प्रयोगवाद से अलग नहीं है, प्रयोगवादी कविता से अलग नहीं है, लेकिन ऐसे मान लीजिए प्रयोगवाद में जैसे कोई वृक्ष लता बिना कटे छटे अपने आप स्वतंत्र इधर उधर विचरण करने वाली, फैलने वाली लता है वृक्ष। और नई कविता ऐसे मान लीजिए जैसे किसी लता को, किसी पौधे को एक काट छांट करके सुंदर रूप दे दिया गया हो, नई कविता उसके अनुरूप मानी गई। नई कविता अपने आप में प्रयोगवादी कविता से आगे बढ़ चली थी। ये नवीन योजना के फलस्वरूप आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थी। नई कविता का जन्म 1954 में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा संपादित कविता थी नई कविता पत्रिका, उसके प्रकाशन के फलस्वरूप हुआ। इससे नई कविता को और बल मिला। नई कविता के प्रमुख कवियों में रहे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, हरि नारायण व्यास आदि। हरिनारायण व्यास की रचना मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूरज, केदारनाथ सिंह की रचना जमीन पक रही है अभी बिल्कुल अभी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं आदि रही थी। तो ये रहे थे नई कविता कवि। तो ये हुआ आपका आधुनिक काल का हिंदी काव्य साहित्य विकास का चरण रहा था। इस काल में हर युग में कुछ प्रवृत्तियां अलग अलग रही थीं, लेकिन सभी साहित्य आधुनिक काव्य कहलाया और आधुनिकता पर जो साहित्य लिखा गया वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे अगले प्रकरण के साथ। तब तक के लिए